तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर की स्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और हम लोग 11th क्लास का चैप्टर वेक्टर खत्म कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा, वो है आपका काइनेमेटिक्स। बच्चे, काइनेमेटिक्स बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इनका थोड़ा लैंग्वेज टिपिकल आते हैं, लेकिन हाँ बच्चे, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। लगभग हर साल इससे 2 या 3 सवाल आते हैं और बहुत ही सिंपल बेसिक टाइप सवाल आते हैं। लेकिन इनमें जो सवाल आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे वो हर तरह का होगा, हर लेवल का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई टफ या फिर हार्ड सवाल आए तो आप इजीली उसे कर पाओ। तो आइए बच्चे, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज काइनेमेटिक्स। बच्चे, ये जो वर्ड काइनेमेटिक्स है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो आपका काइन, काइन का मतलब क्या है, मोशन। और एक है आपका मैटिक्स, मैटिक्स का मतलब क्या है, मैथ। यानी कि मोशन से रिलेटेड जितना भी सब कुछ है, यानी कि सिंपली अगर ये बोले तो जो हमारे पास मोशन है 1D 2D 3D, इनका स्टडी, इनका मैथ, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। मैंने मोशन कहा तो मोशन आपका 1D भी हो सकता है, मोशन 2D भी हो सकता है, और बच्चे मोशन 3D भी हो सकता है। तो मोशन से रिलेटेड जितना भी मैथ आएगा, जैसे आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी ये सब है, जितना भी काइनेमेटिक्स का वेरिएबल है, इनका मैथ, इनका स्टडी, इनका मोशन का स्टडी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेमेटिक्स। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, मोशन। अब मोशन कितना प्रकार का होता है, बेसिकली हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल आगे समझने वाले हैं। तो बच्चे, हमारे पास मोशन बेसिकली कितना, 3 प्रकार का है। हाँ बच्चे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, कितना प्रकार का, 3। मोशन में आपका एक तो आएगा पहला 1D मोशन, दूसरा आएगा आपके पास यहाँ 2D मोशन, और एक लास्ट आएगा आपका 3D मोशन। बच्चे, 1D मोशन होता क्या है, जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चले, यानी कि सीधा लाइन में चले, अपने डायरेक्शन, अपने दिशा को नहीं बदले, उस प्रकार का मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ए से, मान लो कोई पार्टिकल ए से कहां पर गया, आपका बी में गया। तो बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है, यहाँ पर पार्टिकल कोई अपना डायरेक्शन बदला नहीं, जिधर से जा रहा था उधर ही जाते गया। यानी कि पार्टिकल जब भी आपका एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेगा, उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, 1D मोशन। तो आपको समझ में आ गया होगा 1D मोशन में क्या है, पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। अब सेकेंड आपका 2D मोशन में क्या है, मान लीजिए कोई पार्टिकल आपका सर्कल में घूम रहा है, यानी कि सर्कल के अंदर अपना मोशन कर रहा है। तो यहां पर आप देखिए, पार्टिकल का डायरेक्शन बदलता रहेगा आपके पास। यहां कोई एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे नहीं चल रहा है, पार्टिकल नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर नीचे, यानी कि यहां पर कंटिन्यूअस आपका पार्टिकल का डायरेक्शन बदल रहा है। यहां पर पार्टिकल कोई एक ही दिशा में, एक ही एक्सिस में नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, 2D। 2D का आप तो एक सर्कुलर मोशन हो गया। और आपका एक और आएगा आगे काइनेमेटिक्स में, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, जिसमें हम लोग एक पार्टिकल को किसी एंगल में फेंकते हैं, किसी एंगल में बनाकर, वो भी आपका किसका एग्जांपल है, 2D मोशन का। क्योंकि उसमें भी आपका पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। पार्टिकल का डायरेक्शन, पार्टिकल किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस में नहीं जाएगा, हो सकता है पहले y में जाएगा, फिर x में, फिर बाद में y में। तो इस प्रकार का मोशन को हम लोग किस में लेंगे, 2D मोशन में। तो बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन आपका चैप्टर का लास्ट में आएगा, हम लोग बहुत ही अच्छे डिटेल तरीके से इसको समझ लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशंस का एग्जांपल क्या है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रोजेक्टाइल मोशंस। और आपका लास्ट में एक और 3D मोशन में क्या आएगा, मोशन ऑफ गैसेस। बच्चे, थर्मल फिजिक्स नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर एक केटीजी आएगा, एक टॉपिक, उसमें आपको गैसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड सब कुछ। तो जो भी हमारे पास गैस होता है, वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम का मतलब क्या है, इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। गैसेस का चलने का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि एक्स में जाएगा, वाई में, जेड में, ये किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, यानी कि जिगजैग फॉर्म में। जो हमारे पास गैस होता है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये जितना भी गैस है हमारे पास, वो सब कौन सा मोशन करेंगे, रैंडम। अब मान लीजिए इस रूम के अंदर हमने एक गैस का पार्टिकल को छोड़ दिया, तो ये जो पार्टिकल है, ये एक्स, वाई, जेड, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। कैसा नजर आएगा, रैंडमली। यानी कि कैसे मोशन करते हैं लोग, रैंडम मोशन। और किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में। जिगजैग का मतलब इस टाइप का कुछ, ऊपर नीचे आगे पीछे, इनका कोई कुछ फिक्स नहीं है। और लगभग ये रैंडमली तीनों एक्सिस में मोशन करते हैं, एक्स, वाई, जेड, इनके लिए कोई एक्सिस फिक्स
नहीं है। इसीलिए जो हमारे पास गैस का मोशन है इसे हम लोग 3D मोशन में इंक्लूड करते हैं। तो आइए वो रिवाइज करते हैं। 1D मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, 2D में पार्टिकल अपना पाथ चेंज करेगा और 3D में किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए हम लोग काइनेमेटिक्स का वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं, जो कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। पहले तो बहुत ही सिंपल बेसिक टाइप आएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फिर उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स। वेरिएबल्स इन काइनेमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बच्चे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो या फिर स्पीड, वेलोसिटी को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेट है, आपको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए हम कंपैरिजन करके पढ़ते चल जाएंगे इसको। अब आपका डिस्टेंस है क्या, अब मैंने डिस्टेंस लिखा यहां पर, डिस्प्लेसमेंट, अब इनका डेफिनेशन क्या है। डिस्टेंस हम लोग किसे बोलते हैं, तो बच्चे डिस्टेंस क्या है, टोटल ट्रेवल पाथ, टोटल ट्रेवल पाथ या फिर टोटल ट्रेवल मान लीजिए पाथ, यानी कोई ऑब्जेक्ट टोटल कितना दूरी तय किया, टोटल कितना, ये इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, बस टोटल कितना किया, किधर से ये मैटर नहीं करता है बच्चे, कितना दूरी तय किया, चाहे वो एक्स से जाए, वाई से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें ये देखना है कि हमारा पार्टिकल टोटल कितना चला, आगे चला, पीछे चला, इससे कोई मैटर नहीं है। उनका टोटल सम, टोटल जोड़ के हमारे पास क्या आएगा, डिस्टेंस। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between initial and final point। हाँ बच्चे, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, और शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे छोटा, यानी कि इनिशियल, मान लीजिए कोई पार्टिकल इनिशियल से फाइनल तक पहुंचा, तो उनके बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टिकल बहुत अलग अलग वे से गया, अलग अलग वे से गया, मान लीजिए अलग अलग वेस में, अलग अलग डायरेक्शन में गया, लेकिन जो सबसे शॉर्ट तरीका होगा जाने का, जिसमें सबसे कम टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा आपके पास, वो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम लोग इसको डायग्राम से समझेंगे, आप चिंता मत लीजिए, बस इतना याद रखिए कि दो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, वो क्या है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं। आपका जो डिस्टेंस है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, तो बच्चे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को अगर ये डाउट है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारा वेक्टर का लेक्चर्स वो आसानी से देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी होता क्या है, ऐसा क्वांटिटी जिसे शो करने के लिए, दिखाने के लिए, यानी कि जिनका मैथ कैलकुलेशन करने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। जैसे कि आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, डिस्टेंस हमें निकालने के लिए, डिस्टेंस ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सिंपली मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक बच्चा घर से स्कूल गया, और घर से स्कूल वो किसी भी डायरेक्शन में गया, वो हमें मैटर नहीं करता है, बस कितना दूरी तय किया, और ये हमको डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए या फिर डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने क्या कहा, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि सर कोई बच्चा 10 मीटर चला, तब हम ये सवाल उससे करेंगे, बोला कि सर उसका डिस्प्लेसमेंट 10 है, तो अब ये पूछेंगे कि बच्चे डिस्प्लेसमेंट 10 किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ, आपका नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में, साउथ, किस डायरेक्शन में वो 10 मीटर चला। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमें डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपका डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव कॉमा जीरो, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई पार्टिकल आगे गया तो भी डिस्टेंस ऐड होगा,
पीछे गया तो भी डिस्टेंस ऐड होगा, ऊपर गया तो भी ऐड होगा, और नीचे गया तो भी ऐड होगा। यानी कि कोई पार्टिकल अगर चला, थोड़ा सा भी चला, किधर भी चला, हमेशा डिस्टेंस क्या आएगा बच्चे? पॉजिटिव आएगा। अब जीरो एक ही कंडीशन में आएगा, जब आपका पार्टिकल रेस्ट में है, जब आपका पार्टिकल रेस्ट में है। यानी कि कोई पार्टिकल मान लीजिए रेस्ट में है तो उसका डिस्टेंस भी जीरो आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो आएगा, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी वेरिएबल्स है वो सब क्या आएगा? जीरो आएगा। और वहीं पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये प्लस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं। अब पॉजिटिव कब होगा? जब आपका पार्टिकल आगे चलेगा, हाँ, प्लस एक्स में चलेगा या फिर ऊपर चलेगा। और नेगेटिव कब होगा? जब आपका पार्टिकल पीछे चलेगा, बैकवर्ड। वो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करता है, आपका पार्टिकल किधर गया है वो मैटर करेगा। जीरो कब आएगा? जब पार्टिकल रेस्ट में होगा। आपका डिस्टेंस क्या है? टोटल ट्रेवल पाथ है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव है और जीरो है। और नेक्स्ट क्या है? आपका जो डिस्टेंस है ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। आपका डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर आएगा। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या फिर इसके बराबर आएगा। यानी कि डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक सिंगल वैल्यू आएगा और डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू आएगा। यानी कि जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा, उससे छोटा कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो सबसे छोटा वैल्यू है डिस्टेंस का वो तो डिस्प्लेसमेंट है ना यार। आप समझे मैंने क्या कहा? डिस्टेंस का सबसे छोटा वैल्यू वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि नॉर्मली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा। अब नेक्स्ट क्या है? इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकते हैं, मैनी वैल्यू। डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू आएगा हमारे पास, और डिस्प्लेसमेंट का हमेशा एक सिंगल वैल्यू आएगा, क्योंकि सबसे शॉर्ट पाथ तो कोई एक ही होगा। हाँ, डिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू आएगा और डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आएगा, सबसे शॉर्ट वाला। आइए हम लोग डायग्राम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी गया, कोई पार्टिकल आपका ए से बी में गया, ए इनिशियल पॉइंट था और बी आपका फाइनल पॉइंट है। मान लीजिए पहला इस पाथ से होके गया 1, फिर 2 से गया और फिर 3 से होके गया। बच्चे ए से बी तक पहुंचने के लिए कोई पाथ फिक्स है क्या? इनफाइनाइट रास्ता है, आप जिधर से चाहे जा सकते हैं। जैसे जैसे आपका रास्ता चेंज होगा वैसे वैसे आपका, जैसे जैसे आपका रास्ता चेंज होगा वैसे वैसे आपका डिस्टेंस बदलता जाएगा। अब इस केस में आपका जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं डायग्राम से कि सबसे ज्यादा पॉइंट, सबसे ज्यादा पाथ 3 का है। यानी कि पार्टिकल सबसे ज्यादा दूरी, सबसे ज्यादा चला किस में है? 3 में। यानी कि डिस्टेंस सबसे ज्यादा 3 का आएगा, फिर 2 का आएगा और फिर 1 का आएगा। अब डिस्टेंस का सबसे छोटा वैल्यू क्या है? पाथ 1। यानी कि यही क्या आएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर कितना आएगा? जो पाथ 1 में चला है यही डिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कोई एक ही वैल्यू आएगा जो सबसे शॉर्ट है, और आपको ये दिख रहा है डायग्राम में कि ए से बी पहुंचने का जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्ट रास्ता है वो क्या है? आपका पाथ 1 है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? पाथ 1 में जो डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आइए अब हम लोग आगे एग्जांपल समझते हैं इससे रिलेटेड। तो आपका जो डिस्टेंस, अब कंक्लूजन हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर? आपका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा, उससे कभी कम हो ही नहीं सकता है। ए से भी जाने का बहुत सारा रास्ता था, इनमें से सबसे शॉर्ट वाला है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है, और जैसे जैसे आपका जाने का पाथ बदलेगा, रास्ता बदलेगा, आपका डिस्टेंस बदलता जाएगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से पहले बी में गया, और फिर मान लीजिए बी से कहां पर गया? सी में, और सी से डी,
बस यही मान लीजिए, कोई पार्टिकल ए से बी गया, बी से सी, या फिर मान लीजिए फिर डी से ए में आ गया। अब इस केस में हमें पूछा गया है कि सिंपल डिस्टेंस, और ये मान लीजिए आपका 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, और ये भी फिर आपका 10 मीटर है, और ये 5 मीटर है। सिंपल टाइप एग्जांपल है, आप पॉज करके आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप पहला क्या सॉल्यूशन करना है, आप इसको पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप सवाल है, हमने लिया है बस आपको सिखाने के लिए। अब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग फर्स्ट कि डिस्टेंस कितना आएगा। तो डिस्टेंस आपको सिंपली क्या बोले थे हम कि टोटल दूरी, आपका पार्टिकल ए से स्टार्ट किया अपना मोशन, इनिशियल ए, और फाइनली कहां पर आ गया ए। अब ए से पहले 10 मीटर चला, फिर 5 15, फिर 10 25, और फिर 5 30, यानी कि ए से ए तक टोटल डिस्टेंस कितना आ गया आपका 30 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस में कुछ नहीं, बस आपको सिंपल जोड़ना है, पार्टिकल जितना चला उतना जोड़ लो। नेक्स्ट क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अब पार्टिकल का स्टार्ट कहां हुआ था, ए में, और घूम फिर के फिर से कहां पर आ गया ए, यानी कि एम ए से स्टार्ट किया था और फिर से ए आ गया, तो क्या कुछ नेट दूरी कुछ तय किया नहीं। पार्टिकल अपना मोशन ए से शुरू किया था और फिर से घूम फिर के ए में आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। भाई डिस्प्लेसमेंट कब होता, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होता। आप इस बात को समझे, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग होगा तभी तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और मान लीजिए पार्टिकल ए से बी गया, फिर से बी से ए आ गया, तो जो इनिशियल था वही फाइनल हो गया, और इनिशियल फाइनल अगर सेम हो गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्वेश्चन 1 का मान लीजिए पार्ट ए था, अब फिर मान लीजिए एक और बी पार्ट इसका हम लोग बनाते हैं। तो पार्टिकल ए से मान लीजिए बी गया, फिर रिटर्न बी से सी आ गया, और मान लीजिए ये आपका कितना है 5 मीटर और ये है 8 मीटर। इस केस में हमें फिर से क्या पूछा है, इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको याद रखना है पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट ए से क्या है और फाइनली कहां पर गया है, सी में गया है। तो आप इसको पॉज करके बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। ये बच्चे ये बहुत ही बेसिक सवाल है, मेरे ख्याल से सब बच्चे को आता होगा, ये सब बेसिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। तो इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, ए से चला कितना 5, और फिर पीछे 10, पीछे आगे पीछे से डिस्टेंस में कोई मतलब नहीं, सिर्फ पूरा जोड़ना है आपको। 8 + 5 कितना आ जाएगा, 13 मीटर। अब क्या निकलना है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट। बच्चे आगे कितना चला 5, और पीछे कितना चल गया 8। हाँ ध्यान रखें, आगे तो चला 5 और पीछे फिर से 8 चल गया, यानी कि पीछे ज्यादा चल गया है। ये आपका 3 मीटर आएगा। भाई ये 3 और ये 5, तभी तो जोड़ के 8 आएगा ये पूरा। ये 5 है तो ये बाकी कितना होगा 3, तभी ये जोड़ के पूरा कितना होगा 8। या फिर डिस्प्लेसमेंट आप फाइनल माइनस इनिशियल भी कर सकते हैं। फाइनली कितना चला 8 मीटर, कहां पीछे, तो 8 मीटर, 8 मीटर कहां माइनस आई कैप, और फिर आप हाँ फाइनल 8 मीटर माइनस आई कैप, इनिशियल कितना +5 मीटर जे कैप। थोड़ा इधर करते हैं सॉल्व। डिस्प्लेसमेंट, आप तो डिस्प्लेसमेंट पहले डायरेक्ट देख सकते हैं कि 5 आगे चला, और फिर मान लीजिए कि ये यहां से ये 5 8 पीछे आ गया, मतलब 5 यहां तक हुआ और 3 फिर से पीछे चला गया, यानी कि ए और सी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा, सिर्फ 3। आपका इनिशियल कितना है ए और फाइनल कितना है सी, तो ए और सी का बीच का जो डिस्टेंस है वो सबसे शॉर्ट है, वही क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट या तो फिर आप ऐसे निकाले कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कितना चला, फाइनल इधर चला बी से सी, -8 मीटर आई कैप, और इनिशियल कितना चला था आगे 5 +5 मीटर आई कैप, तो टोटल कितना हो गया -3 मीटर आई कैप। अब ये माइनस आने का ये मतलब है कि पार्टिकल कुल 3 पीछे चला है। ए से बी तो चला 5 और बी से ए फिर से 5 कैंसिल आउट हो गया, और फिर नेट यानी कि कुल ए से सी इनिशियल से फाइनल कुल कितना चला है 3, और वो भी कहां चला है पीछे। पीछे आपको कौन बताएगा, ये माइनस का मतलब क्या है, पार्टिकल कहां पर चला है, पीछे चला है। तो बच्चे आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर चुके, हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ और सवाल करते हैं। मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड, वही सिंपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल
मूविंग ऑन ए सर्कल, ऑन ए सर्कल, यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल गिवन है, हाँ ये हमारे पास सर्कल बन के तैयार हो गया है। ये मान लीजिए पॉइंट ए, यहां से आपके पास पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया है चलना, यानी कि आपका इनिशियल है, और फिर मान लीजिए ए से कहां पर है बी, बी से फिर सी, और सी से फिर डी। तो आपसे सवाल ये पूछा गया है पॉइंट नंबर 1 में कि ए टू बी इनका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाले, सेकेंड ए टू सी, और थर्ड ए टू डी, और फोर्थ ए टू ए। सवाल क्या गिवन है, हमारे पास एक पार्टिकल है जो सर्कल में मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है। पहले पार्टिकल ए से अपना मोशन स्टार्ट किया, ए से पहले गया बी, फिर बी से सी, सी से डी, और घूम फिर के लास्ट में ए। अब ये पूछा गया है कि पहले कि पार्टिकल अगर ए से बी चला तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, पार्टिकल अगर ए से सी चला तो डिस्टेंस कितना आएगा और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, और पार्टिकल ए से डी चला तो डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना, और फाइनली जब ए से ए तब डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। तो बच्चा आप पॉज करके इसे ट्राई कीजिए पहले, हाँ ट्राई कीजिए। आप लोग हमेशा सिर्फ आंसर का तलाश में रहते हैं, सर कब सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग नोट करेंगे, नहीं, आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको ट्राई करना है। आप पॉज कीजिए और खुद से आंसर लिख के रखिए अपना पेज में, और फिर मेरा आंसर के साथ मैच कीजिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते सॉल्व करें। हाँ तो पहले बच्चा 1 ए टू बी, ए टू बी, मान लीजिए पार्टिकल ए से बी चलाइए, ये ए और ये क्या है बी। अब ए से बी पार्टिकल ये चला, जिस पाथ से चला वही इसका डिस्टेंस है, ये क्या है आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आएगा यहां पर, ये पूरा सर्किल है। अब आपको ये बात पता होना चाहिए, मान लीजिए हमारे पास एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, सर्किल का लेंथ कितना होता है, एक सर्किल है, आप इसको बीच में से कट कीजिए और इसको जब नापिए तो पता चलेगा आपको कि इसका लेंथ होता है 2 पाई आर, और आर क्या है यहां पर, मान लीजिए रेडियस है। हाँ बच्चे क्या है, एक जो सर्किल होता है हमारे पास सर्किल, उसका लेंथ लंबाई कितना होता है 2 पाई आर। आपको ये बात याद रखना है, सर्किल का टोटल लंबाई कितना होता है 2 पाई आर। और ए से बी में आपके पास जो पार्टिकल चला ये सर्किल का 1/4 भाग है, यानी कि 1/4 है। 1 2 3 4 टोटल सर्किल को हम लोग 4 भाग में बांटे हैं, 1 2 3 4, और 4 में से ए से बी आपका 1/4 हिस्सा है, यानी कि 1/4 है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल कितना है आपके पास, टोटल सर्किल का लेंथ कितना है, टोटल दूरी कितना है 2 पाई आर, और टोटल में से सिर्फ कितना चला है ये 1/4, तो यानी 2 पाई आर बाई 4, 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि पाई आर बाई 2 आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब इस केस में क्या निकालना है फिर, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि सबसे शॉर्ट यानी कि ए से बी जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता आपके पास यही वाला है। हाँ अगर आपको ए से बी जाना है तो सबसे शॉर्ट तो ये होगा। अब ये निकालेंगे कैसे, तो आइए कैसे निकालते हैं। ए से बी जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता आपके पास ये वाला है, ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट है। अब हमने क्या किया, ए को हमने सेंटर से मिला दिया, सेंटर से, और फिर मैंने बी को भी सेंटर से मिला दिया। आपको पता है जो सबसे शॉर्ट वाला है ये क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब ये निकालेंगे कैसे, तो बच्चे आपको एक थ्योरम पता होगा जिसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। अब ध्यान दीजिए ये क्या है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर एंगल, मान लीजिए कि ये कितना है थीटा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये वैल्यू कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि दो किसी साइड परपेंडिकुलर एक दूसरे के। अब थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या होता है बेस, और ये वाला क्या होता है हाइपोटेनस। अब मान लीजिए आपको कोई दो साइड पता है, ये भी पता है ये भी पता है, और तीसरा साइड निकालने तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए हमारे पास ये गिवन है कि ये साइड है x, और ये भी मान लीजिए ये कितना है y, और ये हमें निकालना है z कितना होगा। तो ये सेम कुछ ऐसा केस है, यहां पर हमें दो साइड पता है और एक निकालना है, तो z हम लोग कैसे निकालेंगे, √x² प्लस y²। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर दो साइड पता है और अगर तीसरा साइड निकालना है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेंगे। इन दोनों साइड का, जो दोनों साइड हमारे पास पता है, इनका स्क्वायर करके इसका हाइपोटेनस निकलेगा। यानी कि जो हाइपोटेनस होता है ये परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का √² होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वही क्या है, एक प्रकार का हाइपोटेनस है। अब ए से सेंटर का दूरी कितना आएगा, r रेडियस। भाई सेंटर से सब पॉइंट का दूरी तो सेम ही है ना, वही तो हम रेडियस है। तो सेंटर से ए तक का दूरी भी कितना है r,
और सेंटर से बी तक का दूरी भी कितना है आर। हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, और तीसरा निकालना है, तो हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट इस साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2r स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का। अब हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करेंगे आपके पास ए टू सी। जगह यहां पर पूरा ले चुके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए यहां से शुरू करते सॉल्व करना। नेक्स्ट कहां से, ए टू सी। पहले पार्टिकल ए से बी जाएगा, फिर ए से कहां जाएगा, सी जाएगा। अब ए टू सी मान लीजिए ये है आपका पॉइंट ए है, जहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया था और पहुंचा कहां पर, अब सी में। अब इस केस में हमें डिस्टेंस पाथ, इसी पाथ से गया है, तो यही क्या आएगा हमारा डिस्टेंस। हाँ अब डिस्टेंस होगा कितना बच्चे, ये पूरा सर्किल का आधा है। आप कॉमन सेंस लगाइए ना, ये पूरा सर्किल था ना, तो उसका ये आधा है, यानी कि ए से सी पूरा एक सर्किल का आधा डिस्टेंस है। तो पूरा कितना होता है 2 पाई आर, और आधा के लिए कितना करेंगे बाय 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास पाई आर, डिस्टेंस आ गया। यानी कि पूरा सर्किल था 2 पाई आर, तो आधा दूरी कितना हो गया पाई आर, 2 पाई आर का आधा। अब ए से सी हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ए से सी आपको ये पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि ए से सी तक पहुंचने का सबसे शॉर्ट रास्ता यही वाला, यही है ना बच्चे, इसका कोई और नहीं है ना। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है, आपको और लग रहा है तो फिर आप सॉल्व करके देखें। हाँ ए से सी तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट यही है डिस्टेंस। अब ये कितना होगा, कॉमन सेंस, ये बच्चे ये तो डायमीटर बन गया ना, अरे ए से सी ये तो डायमीटर बन गया सर्कल का, ये तो डायमीटर है। तो हमें पता है कि ए से सी ये सेंटर है, सेंटर से ये वाला दूरी कितना है आर, ये भी कितना है आर, तो ये पूरा एक डायमीटर बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है, डायमीटर के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट डायमीटर के बराबर है। और डायमीटर कितना होता है, रेडियस का डबल, यानी कि आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। ये 2r क्यों हुआ, क्योंकि ए से सी जाने के लिए सबसे शॉर्ट रास्ता ये वाला था। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आके तैयार हो। अब क्या कहा गया आपको, ए से कहां जाना है, डी में। हाँ आपको ए से अपना मोशन स्टार्ट करके डी में जाना है, चलिए डी में चले गए हैं, ठीक है ओके। अब क्या पूछा है आपके पास, डिस्टेंस। हाँ तो बच्चे डिस्टेंस कितना आएगा आपके पास, टोटल कितना है 2 पाई आर, टोटल डिस्टेंस इतना है, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर है। इनमें से हम कितना चले हैं, 2 पाई आर टोटल है, इनमें से हम लोग सिर्फ एक छोड़े हैं, यानी कि 3/4 चल गए हैं। आपको 3/4 समझ में आया, यानी कि मान लीजिए कि अगर ए से बी तक कितना था 1/4, अब ए से सी कितना था 2/4, और ए से डी कितना होगा 3/4, यानी कि एक पूरा का 4 भाग, 4 में से हम लोग 3 भाग चल चुके हैं। आप समझिए इसको, मैंने क्या कहा, पूरा दूरी कितना है 2 पाई आर है ना, और 2 पाई आर में से हम लोग कितना चले हैं, 1 2 3, 3 हिस्सा चल गए हैं, यानी कि टोटल कितना है 4 भाग है, 1 2 3 4, 4 में से हम लोग 1 2 3 भाग चल चुके हैं। 4 में से हम लोग कितना भाग चल चुके हैं, 3। यहां पर डिस्टेंस, एक सेकेंड, आधा, टोटल कितना है आपके पास 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा, ये टोटल कितना है आपके पास 2 पाई आर, 2 पाई आर का कितना है ये 3/4 हिस्सा, यानी कितना आ जाएगा 8 पाई आर बाई 3। सिंपल है, ए से डी का आपका डिस्टेंस कितना है 3/4 है, ठीक है। यस ए से डी कितना है आपके पास 3/4 थे, और टोटल कितना है 2 पाई आर, तो 4 × 2 पाई आर कितना हो जाएगा 8 पाई आर बाई 3। नेक्स्ट ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा ए से पॉइंट डी। बेटा ये डिस्प्लेसमेंट तो ये आएगा सबसे शॉर्ट, और आप कॉमन सेंस लगाइए, जो ए से बी का डिस्प्लेसमेंट आएगा वही ए से डी का भी आएगा, क्योंकि दोनों लगभग सेम है। इस बी से ए का और डी से ए का दूरी तो सेम ही है ना, यानी कि ए से बी के केस में जो डिस्प्लेसमेंट आया था वही ए से डी के केस में आएगा, और वो भी कितना आएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये आर और ये आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि रूट 2r।
चलिए तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, डिस्टेंस में शायद हमने उल्टा लिख दिया है। आपका डिस्टेंस टोटल कितना है आपके पास 2πr। 2πr में से ये कितना है, थर्ड फोर्थ है। बच्चे हमने जस्ट उल्टा कर दिया, इसलिए हमको थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप लगा कि ये जो दूरी है ए से डी, ये 3/4 इससे 3/4 है। तो कितना आएगा, 2 से 2 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 3πr/2 आएगा। ठीक है, आप ये फिर ये दिमाग लगाइए सिंपली। हाँ ठीक, आपका 2πr टोटल दूरी था, और यहां से ए से डी कितना होगा, सर्किल का थर्ड फोर्थ है, 3/4 है, यानी कि टोटल 4 में से 3 हिस्सा हम लोग चल चुके हैं। तो 2πr इंटू 3/4, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 3πr/2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पॉइंट 4, पार्टिकल कहां से गया, ए से ए, यानी कि अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया था, ए से, और घूम फिर के कहां पर आ गया, ए में आ गया। तो इस केस में क्या निकालना है, डिस्टेंस। बच्चे ये जो डिस्टेंस कितना आएगा, कॉमन सेंस है, एक पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लिया भाई, ए से शुरू हुआ था फिर से कहां पर आ गया, ए में, यानी कि अपना पूरा रोटेशन कंप्लीट, एक यानी कि एक पूरा सर्किल पूरा हो गया। तो एक पूरा सर्किल का लेंथ कितना होता है, 2πr, सिंपल। और आपका डिस्प्लेसमेंट तो और भी आसान है, आपका स्टार्ट कहां से हुआ था, ए से, फिर से कहां पर आ गया, ए, यानी कि इनिशियल और फाइनल क्या हो गया, बराबर। जब इनिशियल और फाइनल सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारा सर्किल का केस था, हम लोग कर लिए। आइए अब हम लोग आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन गिवन पॉइंट। हाँ, आपके पास यहां पर एक क्यूब दे रखा है आपको, ये है आपका क्यूब। ये क्या है, हमारे पास क्यूब गिवन है, और मान लीजिए ये पॉइंट कितना है, ए, और मान लीजिए कि ये है, और ये पॉइंट कितना है, डी। ठीक है, ये पॉइंट ए है और डी है, और हमें ये पूछा है कि कोई पार्टिकल अपना मोशन कहां से शुरू किया, ए से, और ए से चलते 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 कहां पर गया, डी में गया। तो इस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए ये क्यूब है तो सब साइड बराबर होगा, ये भी ए, ये भी ए, और ये भी ए। आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसको ध्यान से देखिए, मान लीजिए इसको इमेजिन कीजिए एक रूम है, इसको कंपेयर कीजिए एक रूम से। तो एक रूम का एक कोना, जैसे ये कोना, इस कोना से उसका डायरेक्ट जस्ट सामने वाला कोना, यानी कि ये वाला कोना, यही हमसे पूछा गया है। और इसे हम लोग सॉलिड स्टेट में क्या नाम दिए हैं, बॉडी डायगोनल। यानी कि सिंपली ये पूछा है कि बॉडी डायगोनल कितना होगा, क्योंकि ए से डी का डिस्टेंस सबसे शॉर्ट वाला होगा। भाई मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां पर है और इधर से घूम फिर के ऊपर वहां पर चला है, तो दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच में सबसे शॉर्ट डिस्टेंस आएगा, वही क्या आएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। तो जो बॉडी डायगोनल है, यानी कि ए से डी क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्टली एक ए से डी कहीं ना कहीं एक बॉडी डायगोनल है। ये जो बॉडी डायगोनल है, यही पर क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, बॉडी डायगोनल के बराबर, बॉडी डायगोनल। और बॉडी डायगोनल कितना होता है, सिंपली √3 टाइम्स ऑफ ए। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर आप तो डायरेक्ट लिख दिए कि हाँ एक बॉडी डायगोनल है और इसका वैल्यू कितना होता है, डिस्टेंस √3। लेकिन आइए हम लोग वेक्टर से भी इसको समझेंगे, कोऑर्डिनेट के थ्रू। अब जैसे ए पॉइंट आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट ए, तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो सब कुछ इसमें 0 होगा। ए कितना होगा आपका 0,0,0। यहां पर हम लोग कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ए का, क्योंकि ए में सब कुछ 0 है, ए से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट किया है, और यहां पर आपका फाइनल है। और डी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो डी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, आपका ए आई कैप, ए में कितना चला है, पहले आई कैप चला है, फिर ऊपर चला है तो कितना होगा, ए जे कैप, और फिर कहां चला है, पीछे, यानी कि उल्टा जेड में, माइनस ए के कैप। तो ये ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा, सब कुछ 0 है, यहां स्टार्टिंग पॉइंट है, सब कुछ 0 है, एक्स वाई 0, और डी में आपका क्या आएगा, एक्स ए कैप, सॉरी ए आई कैप, ए जे कैप और माइनस ए के कैप। ये आपका आ गया इनिशियल पॉइंट, और ये क्या आएगा आपका बस फाइनल पॉइंट, यानी कि ए से शुरू हुआ था, फाइनली कहां पर गया, डी में गया। तो अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि डी माइनस ए। जब हम लोग डी, ये पूरा 0 है तो माइनस करेंगे तो वही आएगा वैल्यू, या ये पूरा टर्म 0 है ना ए,
तो ये फिर से क्या आ जाएगा, ए क्या है आपके पास 0, तो डी माइनस ए बराबर कितना आएगा, डी यानी कि ए आई कैप प्लस ए जे कैप माइनस ए के कैप। ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट आ गया फाइनल। अब ये हमारे पास गिवन है वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हम लोग इसे वेक्टर है तो हम लोग इसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आइए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में क्या आएगा, ये आपका वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आई कैप जे कैप के कैप। इसको हटाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस ए था, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो अंडर रूट कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 3a स्क्वायर यानी कि रूट 3a। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा। सिंपली आप ये भी याद रख सकते हैं एग्जाम में, अगर एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट मान लीजिए आ गया कोई भी 2 पॉइंट देख के, तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली ये याद रखेंगे कि ए से डी इनडायरेक्टली एक बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल का लेंथ रूट 3 होता है। आपको अगर दिक्कत है आप कोऑर्डिनेट लिखिए, जिस भी पॉइंट पे पूछे कोई दिक्कत नहीं, आप कोऑर्डिनेट लिख के लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड सब आप कोऑर्डिनेट आपको पता है। फाइनल लिखिए, इनिशियल लिखिए, फाइनल से इनिशियल को घटाइए, वही आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। आइए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए या एक काम करते हैं बच्चे, इसी का एक हम लोग सेकंड पार्ट बना लेते हैं, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए से डी आपका पहले पूछा गया था, और मान लीजिए कि हम लोग यहां पर एक पॉइंट बना देते हैं खुद से बी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए पहले हम लोग क्या निकाले थे, ए से डी। आप सेकंड केस में आपको ए टू बी निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ए से डी हमने निकाला था, अब कहां निकालना है, ए से बी निकालना है। तो आइए निकालते हैं। क्यों बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप क्या कोऑर्डिनेट लिखिए, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,0,0, बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप, क्योंकि जेड में तो चला ही नहीं है, सिर्फ एक्स में चला है और वाई में। बी का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक्स में ए आई कैप और यह ए जे कैप। फिर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा आपके पास, बी माइनस ए कितना है 0, तो बी कितना हो जाएगा ए आई कैप प्लस ए जे कैप। आप जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर, और यानी कि कितना आएगा रूट 2a। हाँ, तो बच्चे जो ए से बी तक तो आप बस मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते थे। अब बोलेंगे सर कैसे, तो अब ध्यान दीजिए, ए से पार्टिकल कहां से शुरू हुआ, नेक्स्ट केस में ए से, और फाइनली फिर कहां पर पहुंचा, बी में। तो ए से बी का सबसे शॉर्ट तो यही वाला होगा भाई। ये सबसे शॉर्ट जो है यही तो एक फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन गया। एक ए साइड ए है, दूसरा साइड भी ए है, तो ये वाला कैसे निकालेंगे, यहां पर हम लोग निकाले थे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप कोऑर्डिनेट लिख के निकाले या फिर डायरेक्ट निकाले, कोई मैटर नहीं करता। तो बच्चा अब इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। जल्दी से नोट कीजिए। तो बच्चे जैसे कि आप नोट डाउन कर चुके हैं, अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ और सवाल करते हैं जो बाकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए व्हील rolling on the road, then find displacement of point P, या मान लीजिए पॉइंट A in half rotation। ये हमारे पास एक व्हील गिवन है और ये पॉइंट P है, और मान लीजिए ये रेडियस R गिवन है। बच्चे बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग इसे ट्राई कीजिए जरूर पॉज करके, और देखिए आपका क्या आंसर आता है। फिर आइए हम लोग मैच करते हैं अपना सॉल्यूशन से, अपना आंसर से। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो बच्चे जैसे आपको क्या गिवन है कि हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, और नीचे वाला पॉइंट क्या नाम दे रखा है P,
और यहाँ से यह दूरी कितना है आपका, रेडियस आर है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो हम लोगों को। लीजिए बड़ा बना दिया। हाँ, आपके पास एक व्हील आ गया सुंदर सा, और ये आपका आ गया पॉइंट पी, और ये आ गया आपका रेडियस आर। अब सवाल पढ़िए बच्चे, ए व्हील रोलिंग ऑन द रोड, एक व्हील रोड पे रोल कर रहा है, घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है। देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए इन, आपका पॉइंट ए लिया गया है, पॉइंट ए इन हाफ रोटेशन, यानी कि ये व्हील जब आधा आगे जाए, मान लीजिए हमारे पास एक व्हील है, पहिया है, जब ये पहिया आधा आगे चले, सिर्फ आधा, तो उस केस में जो हमारा ए पॉइंट है वो कहां पर पहुंचेगा, यानी कि ए पॉइंट का हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ए जो है, अब ये जब व्हील आधा आगे चलेगा, आधा मतलब ये वाला, यहां से भाई ये पूरा सर्किल है ना, और ये क्या है उसका आधा, यानी कि इतना सिर्फ चला आगे, आधा चला, कितना चला, आधा। तो मान लीजिए आधा चलने के बाद व्हील लगभग इतना दूर पहुंच गया होगा, हाँ, आधा चलने के बाद मान लीजिए कि व्हील आपका यहां पर पहुंच गया। ये व्हील था, इसने आगे कितना चला, आधा, ये जो आधा था आगे कितना चला, आधा चला, कितना चला, ये बोला है सवाल में आधा चला। तो एक सर्किल आधा चलने में कितना आएगा, पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। भाई एक सर्किल पूरा कितना था, 2 पाई आर, लेकिन कितना चला, सिर्फ आधा, इसीलिए सर्किल का आधा कितना आ गया, पाई आर। और बच्चे आपका हाफ रोटेशन करने के दौरान ए आपका कहां आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा। भाई जब ये पूरा आगे जाएगा तो ए आपका कहां आ जाएगा, टॉप में, क्योंकि आधा, ये क्या बोला गया कि इस व्हील को सिर्फ आधा आगे ले जाना है, तो ए पॉइंट आधा चलने के बाद कहां जाएगा, टॉप में पहुंच जाएगा। यानी कि आधा चलने के बाद लगभग सीन कुछ ऐसा बनेगा कि ए पॉइंट आधा चल के कहां जाएगा, ऊपर, और व्हील कितना आगे बढ़ गया होगा, आधा, आधा यानी कि 2 पाई आर, क्योंकि पूरा होता है, सॉरी पूरा होता है 2 पाई आर, आधा यानी कि पाई आर। ये व्हील पाई आर आगे चला और पॉइंट ए से कहां पर आ गया, टॉप में आ गया, क्योंकि आधा चलना था। बस खत्म। अब डायग्राम बना लिया, बहुत ही आसान हो गया आपके लिए सवाल। अब क्या करना है, मान लीजिए अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका रहा इनिशियल, और ये आपका कौन सा पॉइंट गया, फाइनल। फाइनली ए आधा चलने के बाद ये व्हील जब आधा रोटेट होगा तो ये कहां पर आ जाएगा, टॉप में, और आधा में पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमें क्या निकलना है, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्ट वाला लेना है, सबसे शॉर्ट, यानी कि इनिशियल फाइनल को जोड़ने वाला लाइन है, सबसे शॉर्ट आ गया। ये एंगल कितना, मान लीजिए थीटा, ठीक है। हमें ये वाला साइड पता है पाई आर, और ये साइड भी शायद आपको पता होगा, क्योंकि एक सर्किल का डायमीटर ही तो है भाई, ए से ये वाला पॉइंट एक सर्किल का डायमीटर है। डायमीटर कितना होता है, यहां से रेडियस आर, आर, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, r प्लस आर, 2r, यानी कि ये वाला हमें पता है पाई आर, और ये वाला कितना है, 2r। फिर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम, जब दो साइड हमें पता हो, जब परपेंडिकुलर और बेस पता हो, तो ये जो हाइपोटेनस ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। भाई ये साइड हमें पता हो गया, जितना चला वो हमने लिख लिया, और ये भी पता चल गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट आसानी से निकाल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आएगा, अंडर रूट ये वाला साइड का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर, प्लस 2r का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अब अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से आपके पास कॉमन, यानी कि दोनों जगह में क्या सेम है, यहाँ भी आर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, आर स्क्वायर को बाहर कीजिए, और अंदर क्या बचेगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। जब आर स्क्वायर को हम लोग, आर स्क्वायर को अंडर रूट में क्या आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, तो अंदर में सिर्फ क्या बचेगा, आर ब्रैकेट पाई स्क्वायर प्लस 4, ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ये व्हील आगे कितना चला, आधा, आधा मतलब पाई आर चला, पूरा चलता है तो 2 पाई आर, आधा में कितना चला, पाई आर चला, और जब आधा चलेगा तो ए पॉइंट कहाँ जाएगा, टॉप में। ए में डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्ट वाला निकालना था, नीचे वाला पता चल गया, ये भी पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट आके तैयार होगी। अब आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, find travel distance by particle between first A to B, second A to C, third A to D, और फोर्थ ए टू ए, ठीक है। सिंपल एक सवाल है, आपके पास एक सर्किल गिवन है, ठीक है, ये सर्किल गिवन है, और पार्टिकल आपका मोशन कहां से शुरू कर रहा है, ए से कहां पर गया, पहले बी और
ए से कहां पर गया बी में, और बी से फिर कहां पर गया आपका, ध्यान दीजिए, ए से कहां गया बी, और बी से सी, और सी से फिर कहां आ गया डी। ठीक है, अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया है, ये आपका इनिशियल पॉइंट। हाँ, अब आपसे ये पूछा गया कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा, बी से सी, सी से डी। तो एक सिंपल तरीका है, बहुत ही एक ट्रिक टाइप आप मान लिख सकते हैं कि जो पूरा सर्किल है, पूरा सर्किल का लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर। जो कंप्लीट सर्किल होता है हमारे पास, मान लीजिए ये सॉल्यूशन है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके लेके आइए, हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या आएगा, कंप्लीट सर्किल का लेंथ कितना होता है, कंप्लीट सर्किल, हाँ कंप्लीट सर्किल का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर। 2 पाई आर, 1 2 3 4, चार भाग का कितना आ गया, 2 पाई आर। तो एक एक हिस्सा में कितना आएगा, 2 पाई आर बाई 4। ये एक एक हिस्सा कितना आएगा, पाई आर 2 का बन जाएगा। ये आर है, ये भी पाई आर 2, ये भी पाई आर 2, ये भी पाई आर बाई 2। ये पूरा अगर पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर 2, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, कितना पाई आर, टोटल चारों को जोड़ेंगे तो 2 पाई आर आएगा। भाई मैंने कुछ नहीं किया है, जो 2 पाई आर है मैंने इसकी इस इक्वली 4 भाग में भाग किया है, क्योंकि ए से बी का डिस्टेंस भी वही आएगा जो बी से सी का आएगा, जो सी से डी का आएगा, और जो डी से ए का आएगा। यानी कि 2 पाई आर पूरा था, पूरा का हमने कितना भाग में भाग किया, 4 में। 2 पाई आर का हमने कितना भाग किया, 2 पाई आर का 4 भाग किया। तो एक एक हिस्सा को कितना मिला, पाई आर बाई 2 इच सेगमेंट। एक एक हिस्सा को कितना मिल गया, पाई आर बाई 2, ये भी पाई आर बाई 2, ये भी पाई आर बाई 2, ये भी पाई आर बाई 2, और ये भी पाई आर बाई 2। जब हम लोग चारों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा, फिर से 2 पाई आर। आप समझ गए होंगे, मैंने 2 पाई आर को 4 भाग में बांट दिया है। अब बहुत ही आसान हो गया भाग करने के बाद, क्योंकि आप देखिए जैसे ए से बी कितना हो गया डिस्टेंस, पाई आर बाई 2, सिंपल। सेकेंड, ए से सी कितना हो गया, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, यानी कि पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, कितना आ गया, पाई आर आ गया, आधा प्लस आधा 1 आ गया। तीसरा थर्ड केस यहां ले लेते हैं। थर्ड कहां चलना है, ए से बी हो गया, फिर बी से सी, और थर्ड कहां चलना है, ए से डी। तो ए से डी के लिए कितना आएगा, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, 3 पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2 आ जाएगा। 4 पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। और 4 केस तो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि ए से गया फिर से 1 आ गया, तो एक सर्किल पूरा कंप्लीट हो गया, एक रोटेशन, एक रिवोल्यूशन पूरा, और एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, 2 पाई आर। तो 4th केस में आपको सॉल्व करना नहीं है, सिंपली ए टू ए कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। बच्चे हमने इसीलिए इस फॉर्म में लिखा ताकि आपको आसानी हो, डिस्टेंस में प्रॉब्लम ना हो। पूरा कंप्लीट कितना था, 2 पाई आर, हमने उसका 4 हिस्सा किया, तो एक एक हिस्सा को कितना मिला, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। अब सिंपली ए से बी गया, कितना चला, पाई आर बाई 2, ए से फिर सी गया, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2, ए से डी गया, पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर बाई 2। ये आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब एक थियोरेटिकल क्वेश्चन लेते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट of particle is 0, then correct regarding distance। हाँ, एक सवाल है, इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 है तो डिस्टेंस का हिसाब से क्या सही आएगा। तो देखिए डिस्टेंस, ऑप्शन ए है मस्ट बी 0, ऑप्शन बी है कैन नॉट बी 0, ऑप्शन सी है मे बी 0, और मे नॉट बी, और ऑप्शन डी है मान लीजिए ऑल। ठीक है, हाँ, या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन डी मान लीजिए नन। तो आप पॉज करके पहले आप आंसर चूज कीजिए, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है। आप सवाल को समझिए और फिर उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। सवाल क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज 0। सॉल्यूशन करते हैं। बोला क्या गया है, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, हाँ डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन है, अगर 0 है, तो डिस्टेंस के बारे में कौन सा सही है। पहला है मस्ट बी 0, नहीं 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए
ऑप्शन हम लोग ए को कैसे गलत करेंगे? मान लीजिए कोई पॉइंट ए से गया, कोई पार्टिकल ए से गया बी और फिर बी से रिटर्न कहां गया? ए। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस आ सकता है, मस्ट बी जीरो, या गलत है? अगर डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो है लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ आया है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी कैन नॉट बी जीरो, नहीं जीरो हो सकता है। अब मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, कोई पार्टिकल ए रेस्ट में है भाई, चला ही नहीं। हाँ, अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो इस केस में डिस्टेंस भी तो जीरो आएगा। आप फिर से समझे, अगर पार्टिकल रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा और डिस्टेंस दोनों जीरो आएगा, मतलब कैन नॉट बी जीरो, ये भी गलत है। ऑप्शन बी क्या बोला है कि जीरो हो नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है। कब? जब पार्टिकल कहां रहेगा? रेस्ट में। क्योंकि अगर पार्टिकल अगर रेस्ट में रहा तो डिस्टेंस भी कितना आएगा? जीरो, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा? जीरो। आप समझ पा रहे हैं? मस्ट बी जीरो, ये भी गलत है, जीरो नहीं हो सकता है। और कैन नॉट बी जीरो, नहीं जीरो हो भी सकता है। ऑप्शन सी है मे और मे नोट, मे बी जीरो और मे नोट बी जीरो। बच्चे ये बिल्कुल सही है, जीरो हो सकता है। हाँ, मे बी जीरो, जीरो कब होगा? जब रेस्ट में रहेगा। और मे नोट बी जीरो, जीरो हो भी नहीं सकता है। हाँ, यानी कि ऑप्शन सी सबसे ज्यादा सही है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस जीरो हो भी नहीं सकता है और जीरो हो भी सकता है, यानी कि ऑप्शन सी मोस्ट करेक्ट। इफ, नेक्स्ट सवाल, if a particle cover some distance, if a particle मान लीजिए travel some distance, then distance and displacement, ये ऑप्शन मान लीजिए both must be zero, B both cannot be zero, C one may be zero, D all। हाँ, सवाल पढ़िए, सवाल क्या दे रखा है? इफ ए पार्टिकल ट्रेवल सम डिस्टेंस देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आइए पहला पॉज करके ट्राई कीजिए, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, फिर हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन कैसे आएगा। मान लीजिए कोई एक पार्टिकल कुछ दूरी कवर किया, मान लीजिए x दूरी चला, एक पार्टिकल x दूरी चला, तो इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? बोथ मस्ट बी जीरो। बिल्कुल गलत है भाई, x दूरी चला ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा ही, बोथ मस्ट बी जीरो गलत है। मान लीजिए कोई पार्टिकल कुछ दूरी कवर किया तो डिस्टेंस भी आएगा डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, बोथ कैन नॉट बी जीरो। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों जीरो नहीं होगा क्योंकि हाँ डिस्प्लेसमेंट भी आएगा और डिस्टेंस भी आएगा। वन में बी जीरो, ये भी गलत है क्योंकि वन में भी हो सकता है कि डिस्टेंस के बारे में ये बोला होगा, वन में बी जीरो ये कंफर्म बोला ही नहीं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यहां पर तो दोनों कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा क्योंकि डिस्टेंस तो कभी जीरो आएगा नहीं। अगर पार्टिकल चला है तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं आएगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो आ ही नहीं सकता है, तो वन में बी जीरो ये भी गलत है। यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर 2 यानी कि बी। तो बच्चे यहां पर आके हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल्स खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड लेकर आएंगे बच्चे। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अभी कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। धन्यवाद बच्चे।